प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा नवम में सांवले सपनों की याद पाठ से अभी तक आपने सारांश किया। पाठ का पठन पाठन एवं अर्थगत जो मुख्य पैराग्राफ थे उनके अर्थगत प्रश्नोत्तर का अभ्यास किया। सभी ने कॉपी में सभी पैराग्राफ्स लिखे होंगे जितने कराए गए हैं अभ्यास के लिए। अब इसी क्रम में बच्चों जो पाठ पर आधारित हमारे प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न अभ्यास, उनका कार्य करना है और ये परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए इसी के अंतर्गत आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर को समझाते हुए काम को आगे बढ़ाते हैं। तो विषय हिंदी, ठीक। सांवले सपनों की याद। जाबिर हुसैन जी लेखक हैं। इसमें बच्चों जो प्रश्न अभ्यास हैं, क्या है? प्रश्न अभ्यास, ठीक है। इस प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न बच्चों दिया हुआ है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। क्या प्रश्न है? किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। ठीक, ये प्रश्न है हमारा। क्या प्रश्न है बच्चों? कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो आपने जब पाठ को पढ़ा तो उसमें बच्चों देखा होगा कि एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। ये घटना थी। क्या घटना थी? एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। उस दिन से उन्होंने गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार
की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। ठीक है ना। चलिए आगे अब इसी क्रम में दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। ठीक है। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा। ठीक है। कि जिससे उनकी आंखें नम हो गईं। तो बच्चों देखिए इसका उत्तर, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने, आपने पढ़ा लेसन में कि केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई थी। वहां के विषय में चर्चा की, जो कि उस समय उस क्षेत्र की बड़ी दयनीय दशा रही होगी। और उस बात को सुनकर वहां के पर्यावरण से संबंधित, क्योंकि प्रधानमंत्री जी गांव की मिट्टी से थे, गांव के जन्मे हुए थे, इसलिए खास तौर से उस पर्यावरण संबंधी समस्या को सुनकर के उनकी आंखें नम हो गई थी। ठीक है। इसी में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 जो दिया हुआ है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। ऐसा क्यों कहा होगा। लॉरेंस की पत्नी लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा। ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर
कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। ढेर सारी बातें जानती हैं। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने पढ़ा है कि वो वास्तव में गौरैया प्रेमी थे, पक्षी प्रेमी थे। तो देखिए, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था और वे अपना काफी समय, आपने पढ़ा है पाठ में, काफी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके पास आकर बैठ जाती थी, कोई गौरैया के ऊपर उड़कर बैठ जाए, सब पास में चुकती थी। तो इस तरह से गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने ये वाक्य कहा है। लॉरेंस ने ऐसा क्यों कहा? लॉरेंस ने बताया है कि उनकी पत्नी, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने बताया है कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफी समय गौरैया के साथ बिताते थे, छत पर बैठ जाते थे, गौरैया आ जाती थी। वो गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। अब इसमें काका का करके कई प्रश्न बनाए गए हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न लिया गया है का, वो है वो लॉरेंस की तरह। एक वाक्य लिखा गया है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। प्रतिरूप बन गए थे। इसका आपको आशय स्पष्ट करना है। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इस वाक्य का आशय स्पष्ट करना है आपको कि इसके अंतर्गत लेखक आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। अंग्रेजी के कवि D.H. लॉरेंस प्रकृति के प्रेमी थे, ऐसा आपने पाठ में कुछ पढ़ा है। नेचर लवर थे, प्रकृति से बहुत प्रेम था। उनका जीवन प्रकृतिमय हो चुका था।
और उन्हीं की भांति जो हमारे सालिम अली जी थे, वो भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे। अपना सारा जीवन उन्होंने प्रकृति के लिए समर्पित कर दिया था, यहाँ तक कि वे स्वयं प्रकृति के समान सहज, सरल, भोले और निश्चल हो चुके थे। यहाँ नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप के दो अर्थ दिए गए। आपने प्रश्न में पढ़ा है ना कि लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे सालिम अली जी। तो नैसर्गिक जीवन के रूप कैसे प्रतिरूप बन गए थे, इसके दो अर्थ देखिए। प्रकृति में खो जाना, प्रकृतिमय हो जाना। नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप का क्या अर्थ पहला लिया है? प्रकृति में खो जाना, प्रकृतिमय हो जाना। ठीक है, प्रकृति में खोए रहते हैं, अनेक प्रकृति में खोए रहस्यों की जो है खोज किया करते हैं लोग इस तरह के। और दूसरा, प्रकृति के समान सहज, सरल हो जाना। जैसे प्रकृति बड़ी ही सहज और सरल है, सबके लिए है, वैसे ही उस मनुष्य की भी जब प्रकृति इस तरह प्रकृति की तरह समान सहज सरल हो जाए तो वास्तव में वो उस नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन जाता है। ठीक है, चलिए इसी में अगला जो आशय स्पष्ट करना है उसको लिखते हैं कि कोई खा नंबर इसी में कोई अपने जिस्म की हालत कोई अपने जिस्म की हालत, जिस्म की हरारत, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? दोबारा कैसे गा सकेगा? ठीक है बच्चों, देखिए कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो इस प्रश्न का आशय देखते हैं। कहने का तात्पर्य एक लेखक यहाँ पर यह कहना चाहता है कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा पक्षी प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन उसके दिल में भरकर भी दे और अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में डाल भी दे तो वो पक्षी फिर से वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपनी ही धड़कन से उपजे थे। वे मौलिक थे, किसी और की धड़कन और हलचल सालिम अली के सपनों को पुनः जीवित नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके जैसा पक्षी प्रेमी
प्रयास पूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ऐसा तो स्वतः होता है। ठीक है ना। चलिए इसी में एक आशय और लास्ट, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में गा नंबर सालिम अली प्रकृति की दुनिया में सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे, बनकर उभरे थे। ठीक है। तो बच्चों देखिए, सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वो एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पक्षी विशेष से नहीं बंधे। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव आए उन्हें संजोया। उनका कार्यक्षेत्र बहुत ही विशाल और बड़ा था। तो इसी के साथ ही बच्चों इन सभी को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, मैं लिखकर प्रेषित कर रहा हूँ। ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन फिर अगले दिन आपको भेजे जाएंगे।